हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब पिछले कुछ टाइम से जो है ये केस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो है वो सर्कुलेट हुई हैं दैट द सुप्रीम कोर्ट माइट कंसिडर दिस वेरी जजमेंट। देखिए, अब ये जो इंदिरा साहनी के जजमेंट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली जो हमारे पास रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इंदिरा साहनी जजमेंट। ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन विद दिस वेरी जजमेंट। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जजमेंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविज़न के साथ जो है वो डील करता है। सो जिस आर्टिकल के साथ ये पर्टिकुलरली डील करता है वो है आपका आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली विद आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजर्वेशंस की प्रोविज़न जो है दैट इज़ गिवन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओनली। अब ये हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में रिजर्वेशंस जो है वो ज़रूरी क्यों है या उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्यों दी गई थी। बिकॉज जो हमारे फ्रेमर्स थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि इंडिया में जो है ऑल द पीपल दे आर नॉट इक्वल। हर एक जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं वो इक्वल फुटिंग पे जो हैं वो स्टैंड नहीं करते हैं। कुछ जो है वो सोशली जो है वो एडवांस्ड हैं, कुछ जो है वो बैकवर्ड हैं, बी इट सोशली, बी इट इकोनॉमिकली, बी इट एजुकेशनली। दैट इज़ वाई ये जो रिजर्वेशंस का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया है ना। ऑल इन ऑल ये जो रिजर्वेशन का टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बट हियर हमारी जो इंटेंशन है वो इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना नहीं है। आवर मेन फोकस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस वेरी जजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 16 जो है वो बेसिकली कहता क्या है। जो आपका आर्टिकल 16 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट सेज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि जब भी कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपकी निकलती है तो उसमें हर एक सिटीज़न को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए ताकि जो है उनकी अपॉइंटमेंट हो सके इन दैट पर्टिकुलर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ऑल्सो सेज दैट देयर शैल बी इक्वालिटी of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state। अब इसके साथ जो controversial part है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का है। एक तरफ तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये कहता है that equality has to be given to all the citizens, और आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है ताकि वो रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर सके इन अपॉइंटमेंट्स में इन फेवर ऑफ दोज पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ सिटीजन्स जो बैकवर्ड हैं। राइट, सो यहाँ से ही क्वेश्चन जो है वो उठ के आता है कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ने स्पेसिफाई किया है दैट द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर ऑफ रिजर्वेशंस इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लास। द क्वेश्चन इज कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कौन है, ये कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से क्लासेस ऑफ सिटीजन्स जो हैं वो बैकवर्ड हैं। सो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे पास आता है इंदिरा साहनी का जजमेंट। सो इस चीज़ को डिटर्मिन करने के लिए 1978 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय यूजिंग आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आपकी बैकवर्ड क्लास कमीशन है इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। अब ये जो आपकी बैकवर्ड क्लास कमीशन थे दिस वाज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन विच बेसिकली मीन्स कि इससे पहले भी जो है एक बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बनाई गई थी विच वॉज नोन एज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी दैट वॉज बेसिकली नॉट एक्सेप्टेड। और ये जो आपकी सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई थी इन 1978 दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज द मंडल कमीशन। रीज़न बीइंग बिकॉज जो इसके चेयरपर्सन थे ही वॉज BP मंडल। अब हमने
सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉन्स्टिट्यूट तो कर दी। नाउ व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मंडल कमीशन? इस मंडल कमीशन का बेसिकली काम ये था टू आइडेंटिफाई करना एज टू हु आर द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, ताकि हम ये पता कर सकें कि कौन सी ऐसे सिटीजन्स हैं इंडिया के विच आर entitled to get the benefit of the reservations as given under Article 16 Clause 4 of the Constitution, because Article 16 Clause 4 जो है वो पावर देता है स्टेट को कि अगर उनको लगता है कि कोई ऐसी बैकवर्ड क्लास है जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं की गई है किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो उनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो है कुछ कोटा आप डिज़र्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ को पता करने के लिए कि कौन सी क्लासेस हैं, दिस पर्टिकुलर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। सो अल्टीमेटली जो आपकी मंडल कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी इन 1980 एंड एज पर द रिपोर्ट विच वाज सबमिटेड उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था कास्ट, राइट। मंडल कमीशन बेसिकली रिकमेंडेड दैट इंडिया में जो है कुछ ऐसी कास्ट हैं जो कि आपकी एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ सिटीजन्स जो हैं वो बन सकते हैं, और कुछ ऐसी कास्ट हैं इंडिया में जो सोशली और एजुकेशनली जो हैं वो बैकवर्ड हैं, विच बेसिकली मीन्स वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हैं। तो एक सोशल इक्वालिटी को जो है मेंटेन करने के लिए मंडल कमीशन ने रेकमेंड किया कि वो सारी कास्ट विच आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड दे विल बी इंटाइटल्ड टू गेट द रिजर्वेशंस Article 16 Clause 4 of the Constitution. So इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो है मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया 3743 क्लासेस एज बैकवर्ड क्लासेस, और ये टोटल क्लासेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। लेकिन उन्होंने 52% के बजाय कहा कि 27% रिजर्वेशंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी टू दीज बैकवर्ड क्लासेस इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा उन्होंने एक टोटल सीलिंग लिमिट फिक्स करी रिजर्वेशन पे विच वॉज 50%। अब ये 50% की सीलिंग लिमिट क्यों लगाई गई थी? बिकॉज देखिए ऑलरेडी जो है आपको रिजर्वेशंस जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही थी टू द SCs एंड द STs। सो SCs और ST कैटेगरीज को छोड़ के अब तीसरी कैटेगरी ऐड कर दी गई थी विच वॉज द बैकवर्ड क्लासेस, जिनको 27% रिजर्वेशंस जो हैं वो प्रोवाइड की गई थी। तो दिस बेसिकली मीन्स दैट इन तीनों कैटेगरीज को आपस में मिला के जो आपकी टोटल रिजर्वेशन है उसकी सीलिंग लिमिट एक फिक्स कर दी गई थी विच वॉज ओनली अप टू 50%। दिस वॉज द रिपोर्ट दैट वॉज सबमिटेड बाय द मंडल कमीशन। Now this Mandal Commission report was ultimately adopted in India in 1990। इतनी देर बाद इसलिए की गई थी बिकॉज बीच में जो है इंडिया में कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस जो है गवर्नमेंट्स वर चेंजिंग एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग। सो अल्टीमेटली जब 1990 में मंडल कमीशन रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया था तो इट लेड टू अ लॉट ऑफ रॉयट्स एंड क्लैशेज बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग थे जो इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन पॉलिसी के फेवर में थे, कुछ ऐसे लोग थे जो इसके अगेंस्ट थे। तो इस चीज़ को सेटल डाउन करने के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ द गवर्नमेंट था दिस वाज अल्टीमेटली चैलेंज्ड थ्रू अ रिट पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड फ्रॉम हियर वी गॉट द इंदिरा साहनी जजमेंट। अब इस जजमेंट को डिसाइड करने के लिए कुछ मेजर इश्यूज जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किए थे वो ये थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इशू था कि जो आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वेदर इट इज़ एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड इशू वॉज कि जो आपकी टोटल एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन है क्या वो 50% से एक्सीड कर सकता है या नहीं कर सकता है, बिकॉज मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बोला था द टोटल अमाउंट ऑफ reservations जो हैं including the reservations for your SCs, STs and the socially and educationally backward classes of citizens cannot exceed 50% limit। थर्ड इशू इसमें यह था कि जो आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है क्या उसके हिसाब से आप बैकवर्ड क्लास को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो इनटू ओनली बैकवर्ड क्लास, more backward class and most backward class based upon their economic and financial condition, कि क्या आप एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है लेके आ सकते हैं।
और जो आपका लास्ट इशू था वो ये था कि जो आपने रिजर्वेशंस प्रोवाइड करनी है टू द बैकवर्ड क्लासेस, क्या वो एक्सटेंड करती हैं टू द प्रमोशंस ऑल्सो। ये जो आपने 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, इट इज़ ओनली टू बी प्रोवाइडेड इन द इनिशियल स्टेजेस कि जब आपने अपॉइंटमेंट करनी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, या फिर ये आपकी कंटिन्यूड रहेंगी इवन व्हेन यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रमोशन ऑफ योर एम्प्लॉयज़। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पिटिशनर थे इस केस में, उन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंशंस जो हैं वो रेज़ करी थी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं वो टोटली एंड टोटली आपकी कास्ट सिस्टम के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन कर रही है। सो ये जो आपकी क्लासिफिकेशन है जो कि कास्ट सिस्टम के ऊपर की गई है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड और पॉजिटिव फॉर अ कंट्री, बिकॉज एक तरीके से जो है ये कास्ट सिस्टम को जो है वो और ज़्यादा प्रमोट कर रही है हमारे इंडिया में। सेकंड कंटेंशन उन्होंने ये रेज़ करी थी कि ये जो क्लासिफिकेशन की गई है, जो रिपोर्ट दी गई है बाय द मंडल कमीशन, ये कास्ट को छोड़ के जो है और भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने सोशल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हैज़ ऑल्सो बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो ये जो इन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर करी है ये एक अच्छी रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा और कंटेंशन उन्होंने ये रेज़ किया था कि जो मंडल कमीशन है जब उसने अपना रिपोर्ट प्रिपेयर किया था तो इट took into consideration the census of the country which was given in 1931. So petitioners का ये कहना था कि जो मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट है वो बहुत ही पुराने सेंसस के ऊपर जो है वो बेस करी है। दैट इज़ वाई एक नई कमीशन को बनाना चाहिए अंडर आर्टिकल 340 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो है दोबारा से एक रिपोर्ट देगी विच विल बी बेस्ड ऑन द न्यू कंसेंसस। इसके अलावा उन्होंने एक और कंटेंशन रेज़ किया कि ये जो आपके मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो ये आपकी जो कंट्री है इसको दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देगी। वन विल बी योर फॉरवर्ड क्लास एंड द अदर विल बी योर बैकवर्ड क्लास। एंड इसके अलावा द लास्ट कंटेंशन विच वॉज रेज्ड बाय देम वाज कि ये जो रिजर्वेशंस आपने प्रोवाइड करी है अपॉइंटमेंट के अंदर, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डीमोरलाइजिंग सिचुएशन फॉर द मेरिटोरियस कैंडिडेट्स। जो मेरिट होल्ड कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनके लिए बहुत डीमोरल हो जाएगा, उनके लिए बहुत अनफेवरेबल जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा अगर हम अपॉइंटमेंट्स में जो है रिजर्वेशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है इट वायलेट्स आर्टिकल 14 विच प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 ये कहती है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मिलना चाहिए, मीन्स स्टेट्स जो है वो अनफेवरेबली जो है किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजन्स के फेवर में जो है कोई लॉज नहीं बना सकती है, बट यहाँ पे ऐसा ही किया जा रहा है। तो ये कुछ कंटेंशंस हैं जो पिटिशनर्स ने रेज़ करी थी ताकि ये जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस जो हैं वो आपकी कंट्री में ना लगाई जाएं। अब हम अल्टीमेटली डिस्कस करते हैं दैट व्हाट जजमेंट वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले ये एक 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो जजमेंट है वो दी गई है एंड इट वाज इन द मेजॉरिटी ऑफ 6:3। सबसे पहला जो हमारा इशू था वो ये था कि जो आपके पास आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 क्लॉज 14 है सॉरी, क्या वो एक एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 16 क्लॉज 1। तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट ने ये बोला था कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वो एक एक्सेप्शन नहीं है टू आर्टिकल 16 क्लॉज 1। इसको हम एक्सेप्शन के फॉर्म में नहीं लेंगे, रादर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक इंस्टेंस के तौर में जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब है कि रिजर्वेशंस जो हैं वो आप आर्टिकल 16 क्लॉज 1 को यूज़ करके भी कर सकते हैं, राइट। सो इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन बट इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 1, ठीक है। अगर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में बोला गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एक एग्जाम्पल के तौर पे एक इंस्टेंस आपको बता रहा है कि इस इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने के लिए अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आप रिजर्वेशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं टू दी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ योर सिटीजन्स, राइट।
सेकेंड, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि जो आपके पास बैकवर्ड क्लासेस हैं 16 क्लॉज 4 में, उनको डिटर्मिन करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ओनली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, राइट। हम इसमें जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आपकी सीलिंग लिमिट है वो 50% से एक्सीड नहीं कर सकती है, विच बेसिकली मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%। जो लिमिट सेट की गई है वो एकदम सही है। 50% की सीलिंग लिमिट जो है वो एक्सीड कर सकते हैं, बट ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और जस्टिफाइबल रीजंस जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि क्यों ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है कि 50% सीलिंग लिमिट को जो है आप एक्सीड कर रहे हैं। अदरवाइज 50% विल बी द ओनली केस, राइट। जो आपका आजकल का रीसेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने मराठा कम्युनिटी को जो है रिजर्वेशन से एक्सक्लूड किया है, बिकॉज जो महाराष्ट्र का एक्ट था विच वॉज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, उसके हिसाब से मराठा कम्युनिटी जो है दैट वाज डिक्लेयर्ड टू बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और उनको जो है 10% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये करने के कारण क्या हो रहा था कि 50% की जो सीलिंग लिमिट है वो एक्सीड हो रही थी। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस, बिकॉज सीलिंग लिमिट को आप एक्सीड कर सकते हैं ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जस्टिफाइबल एंड सॉलिड रीजंस। लेकिन मराठा कम्युनिटी को जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड डिक्लेयर करने का कोई आपके पास सॉलिड रीज़न नहीं है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर ये बेस्ड नहीं है। दैट इज़ वाई दैट इज़ बीइंग स्ट्रक डाउन, एंड ऑल्सो दिस सेड दैट देयर इज़ नो नीड टू रिव्यू द सीलिंग लिमिट विच हैज़ बीन सेट इन दिस पर्टिकुलर केस लॉ। नेक्स्ट इट सेज दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि क्या आपकी रिजर्वेशंस जो है वो प्रमोशन में एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट नो रिजर्वेशन टू बी एक्सटेंडेड टू द प्रमोशंस। जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की रिजर्वेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट तक ही सीमित हैं। उसके अलावा अपॉइंटमेंट होने के बाद जो आपने प्रमोशन करनी है वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वो जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का क्राइटेरिया है। देखिए, जब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, चाहे आप रिजर्वेशन के थ्रू आए हैं चाहे आप विदाउट रिजर्वेशन आए हैं, वंस यू आर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका किस लेवल का डेडिकेशन है, किस तरीके का आप हार्ड वर्क करते हैं, कैसे आप रिजल्ट्स लेके आते हैं, किस तरीके से आप डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स वर्किंग और किस तरीके के आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्रमोशन जो है वो दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो उस केसेस में उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन जो है अगर हम प्रमोशंस में डाल देंगे, दिस विल नॉट बी बेस्ड ऑन अ सफिशिएंट ग्राउंड, ये बहुत ही अनरीजनेबल हो जाएगा। अपॉइंटमेंट तक जो है वो ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद जो है जब आपको सिमिलर सर्कमस्टांसेस मिल रहे हैं वर्क करने के लिए, तो फिर प्रमोशंस में रिजर्वेशंस का कोई काम नहीं है। देन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेज दैट जो आपकी रिजर्वेशंस हैं वो आपका वायलेट नहीं कर रहा है द प्रिंसिपल्स लेड डाउन अंडर आर्टिकल 14, बिकॉज अगेन ये जो आपकी रिजर्वेशंस है ये इनएलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर बेस्ड हैं। कुछ ऐसी क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और उनकी एडवांसमेंट के लिए इन रिजर्वेशंस को प्रोवाइड करना नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो आपके पास 27% रिजर्वेशन दी गई है वो कम्प्लीटली वैलिड है एज अगेंस्ट 52% पॉपुलेशन की। सेंसस के मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 52% पॉपुलेशन जो है वो बैकवर्ड है, तो उन्होंने 52% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के बजाय सिर्फ 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली वैलिड। नेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। उन्होंने बोला कि जो आपके पास बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें से क्रीमी लेयर जो है उसको आपने डेफिनेटली एक्सक्लूड करना है व्हाइल गिविंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशंस। अब क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो आपके एक बैकवर्ड क्लास है जिसमें 10 लोग जो हैं वो फॉल करते हैं, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड की कैटेगरी में आ गए हैं। अब उन 10 लोगों में से जो है से फॉर एग्जांपल 4 लोग ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बाकी 6 लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, वो बाकी 6 लोगों के कंपैरेटिवली जो है थोड़े एडवांस्ड हैं सोशली भी और एजुकेशनली भी। तो इस केस में
उसमें जो 4 लोग हैं जो थोड़े इकोनॉमिकली एडवांस्ड हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी अच्छी हैं, दे आर नोन एज योर क्रीमी लेयर, राइट। सो उस पर्टिकुलर पूरी की पूरी बैकवर्ड क्लास में से जो 4 लोग क्रीमी लेयर फॉर्म कर रहे हैं, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वाइल गिविंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, विच मीन्स जो बाकी 6 लोग बचे हैं जो कि ज़्यादा बैकवर्ड हैं उनके कंपैरेटिवली, सिर्फ उनको ही जो है रिजर्वेशंस की जो बेनिफिट है वो मिलेगा। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सक्लूडिंग दिस क्रीमी लेयर इज़ दैट ओनली कि जो आपका बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो एक्चुअल में जो है डिजर्विंग लोगों को ही जो मिले। और लास्टली जिन्होंने पिटिशनर्स ने कंटेंशन रेज किया था दैट वाज बेस्ड अपॉन द सेंसस ऑफ 1931, दैट वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि जो आपका सेंसस 1931 का वो मंडल कमीशन ने रेफर किया था ओनली फॉर रेफरेंस पर्पसेस, राइट, जस्ट फॉर गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स हैं वो उस सेंसस के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड नहीं है। सो आफ्टर दिस जजमेंट एज यू नो दैट जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में हमेशा एक टिफ लगा रहता है, एक झगड़ा चला रहता है। Whatever is done by the judiciary, legislature wants to do opposite to it, and the same goes for the same also. So after this very judgment, कुछ subsequent constitutional amendments जो है वो की गई हैं under Article 16. The first one being 77th Amendment in 1995, which introduced Article 16 Clause 4A, and the other was 81st Amendment 2000, which introduced Article 16 Clause 4B. अब इन दोनों आर्टिकल्स के थ्रू जो है एक इन्होंने रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को जो है प्रमोशंस में इंट्रोड्यूस किया थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल seniority, and they also talked about the carry forward rule as well. And the latest amendment which has taken place in this article is the 103rd Amendment of 2019, which introduced Article 16 Clause 6, and this particular deals with reservations for the economically weaker sections of the society. So that's it for this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो then definitely like it, share it, and also subscribe to my channel. And also do not forget to follow me on Instagram and my Telegram channel. The links will be given in the description box below. Thanks for watching.